चलो हम बात कर चुके थे इलास्टिसिटी में लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी की। तो तीन तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर। शियर को दूसरा नाम ट्विस्ट हम कह सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने डिफाइन की थी। स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्चुअली टेंशन थी, टेंशन पर यूनिट एरिया। वॉल्यूमेट्रिक में स्ट्रेस डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सॉरी, स्ट्रेस वर्ड लिखा मैंने, इट शुड बी स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर स्फीयर है तो इसी को 3 डेल्टा आर बाय आर लिख सकते हैं। सिलेंडर है तो डिफरेंशिएट करके हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी बाय वी, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां स्ट्रेन थोड़ा सा अलग है एंड स्ट्रेन इज डिफाइंड बाय एंगल फाई या एंगल थीटा। समझाता हूं। पहला वाला तो जब हम इसको ऐसे खींच रहे हैं या दबा रहे हैं तो लेंथ में जो चेंज हो रहा है, ये क्या है, किसी का वॉल्यूम चारों तरफ से अगर हम ऐसे दबाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, या अंदर से कोई बाहर धक्का देता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां पे स्ट्रेस कुछ और नहीं, प्रेशर ही है, और बेहतर है प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी की। प्रेशर डिफरेंस कि यहां पे ऑलरेडी एटमॉस्फेयर लग रहा था, अब हमने एक एक्स्ट्रा डेल्टा पी लगाया, तो जो एक्स्ट्रा डेल्टा पी है वो हमारा स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस आया चेंज इन प्रेशर। तो यहां पे स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन की जगह बल्क मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी बाय वी, और माइनस इसीलिए क्योंकि प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये बल्क मॉड्यूलस है। ठीक है, ये तो हम बात कर ही चुके थे। स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। ठीक है, इसके ढेर सारे क्वेश्चन देखे थे, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है। बड़ी अच्छी बात है कि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, सिंपली एक ही आता है कि किसी पे प्रेशर चेंज दिया होता है और हमें उसके वॉल्यूम में चेंज निकालना होता है। एग्जांपल देखिए, इसका एक ही क्वेश्चन आता है सीधे। जैसे ये एक बॉल थी, कोई लिक्विड की ड्रॉप मान लो, इसकी रेडियस यहां पे r थी। अब ये लिक्विड की ड्रॉप डूब के नीचे चली गई तो इस पे चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब पूछा होता कि नई रेडियस इसकी कितनी हो गई होगी, तो नई रेडियस कुछ कम होगी। तो प्रेशर में चेंज कितना आया, डेल्टा पी, रो जी एच, बल्क मॉड्यूलस। और डेल्टा वी बाय वी को कुछ और नहीं, सीधे 3 डेल्टा आर बाय आर लिख लो। तो डेल्टा आर की वैल्यू मिल गई। तो ओरिजिनल रेडियस पता थी, डेल्टा आर पता है, तो फाइनल रेडियस आर माइनस डेल्टा आर होगी। क्लियर? तो यही एक क्वेश्चन आता है इसमें कि किसी तरह हम प्रेशर चेंज करते हैं, इसमें ये। हाँ, और इसी को शायद आप एक और चीज समझ पा रहे होगे, माइनस डेल्टा वी बाय वी डेल्टा रो बाय रो है। हाँ, ये रो लिक्विड का नहीं, उस बॉडी का रो है। फील करने की कोशिश करो कि डेल्टा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा रो बाय रो, क्योंकि रो भी इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है, मास तो बदल नहीं रहा है। तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करते तो ये बनता। ठीक है, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा कुछ लिख सकते हैं, सिग्मा डेंसिटी है। और अगर वैसे लिखना चाहो डेल्टा रो बाय रो जो लिख रखा है, तो यहां कंफ्यूजन हटाने के लिए ये लिख सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, बॉल की रेडियस अगर कम हो गई है तो बॉल की डेंसिटी बढ़ गई होगी। ठीक, लास्ट और भी इंटरेस्टिंग, शियर स्ट्रेस। शियर मतलब क्या होता है, सिंपली ट्विस्ट, किसी को डिफॉर्म करने की कोशिश करना। अभी समझ में आ जाए। इस चौक को मैं बड़ी चौक लेता हूं जो मुझसे टूट जाए, इस चौक को पकड़ के मैं सीधे अगर खींचता हूं, पुल कर रहा हूं,
ये लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन है। तो यहां कितने फोर्स पे टूटेगा वो सॉल्व करने पे आएगा, फोर्स बाय एरिया, एरिया कौन सा सामने वाला, इज इक्वल टू सिग्मा ब्रेकिंग, ब्रेकिंग स्ट्रेस, वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में टॉप मोस्ट पॉइंट था, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल फेल्योर हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसी को पकड़ के ऐसे करता हूं, ये समझ में आया, ये ट्विस्ट वाला फेल्योर है। और वैसे समझ में आता है कि ट्विस्ट करना ज्यादा आसान है, देखो, लेकिन शायद मैं इतनी लेंथ को खींच के नहीं तोड़ सकता, वो तो टूट गई थी, जितना छोटा करूंगा खींच के तोड़ना उतना मुश्किल होगा इसको, लेकिन ट्विस्ट करना थोड़ा आसान है, क्लियर। तो ट्विस्ट करने में एंगल ऑफ ट्विस्ट, हालांकि ये कोई इलास्टिक बॉडी नहीं है, इलास्टिक बॉडी क्या है कि ट्विस्ट करके छोड़ोगे वापस ठीक हो जाएगी, और होता है जैसे आप स्टील का जो स्केल होता है, स्टील वाला स्केल, मीटर स्केल, उसको थोड़ा मोड़ के छोड़ो वापस ठीक हो जाता है, क्लियर। ऐसे ही आप स्टील की रॉड, ये है, ये स्टील वायर है, इसमें कोई रॉड लगी थी, इस रॉड को थीटा घुमा दो और छोड़ दो तो वापस ठीक हो जाएगा। तो इस रॉड में ट्विस्ट आया है, क्लियर। तो ट्विस्ट सिंपली क्या है, कितना थीटा का ट्विस्ट आया, वही हमारा शियर है। तो इसमें सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। पहला क्वेश्चन, इसको फिक्स कर दो, अब इस पे फोर्स लगाओ, नीचे वाले हिस्से को फिक्स करके ऊपर वाले पे फोर्स लगाएंगे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। कितना ट्विस्ट कर गया, ठीक है। इसी को आप ऐसे समझ सकते थे कि सोचिए ये दीवार है और दीवार में एक रॉड अंदर तक लगी है, अब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो रॉड क्या अंदर की तरफ दबेगी, क्लियर। तो ये भी तो ट्विस्ट ही है, ठीक। ट्विस्ट का एक और एग्जांपल समझिए कि अगर हमारा ये सर्कुलर सेक्शन की एक रॉड थी, इस रॉड पे सोचिए अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया टेंजेंशियल, ये समझ में आया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो जो इसकी लाइन वर्टिकल थी वो लाइन वर्टिकल से थीटा मूव कर जाएगी, तो ये ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट समझ में आया कि थीटा मुड़ जाना, तो ये भी थीटा मुड़ रहा है, ये भी थीटा मुड़ रहा है, ये भी थीटा मुड़ रहा है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्विस्ट कौन सा एंगल है, तो डिफॉर्मेशन का एंगल है। दूसरा, इस ट्विस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, और इसके मॉड्यूलस को ईटा से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और ये एंगल तो हमें थीटा मिल चुका है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स तो समझ में आ रहा है जो फोर्स हम लगा रहे हैं, और एक मिनट, सब में देखिए इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं। यहां एफ लगा तो इसको फिक्स करने के लिए भी तो एक एफ चाहिए, यहां एफ लगा तो एक एफ रिएक्शन यहां आई, यहां एफ रिएक्शन इधर आई, ये हमेशा हो रहा है। इसमें भी तो जब हम कर रहे थे तो इक्वल एंड अपोजिट था, और इसमें बल्क में तो ऑलरेडी कट ही रहे हैं सभी, तो नेट फोर्स तो सब में ही जीरो है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया में एक ही एफ लेंगे, दो नहीं लेंगे, ये दो एफ नहीं है, एक ही एफ है, एक एफ तो रोकने के लिए आया उसको। एरिया कौन सा आएगा बस ये समझना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एरिया आएगा कौन सा, टेंजेंशियल। जैसे इस फोर्स के लिए एरिया ये आएगा, इस फोर्स के लिए एरिया ये आएगा, इस फोर्स के लिए एरिया ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, बस अंतर ये आता है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, तो इसको हम लगभग ऐसे समझ लो कि याद ही कर लिया कि जब हम फोर्स इस पे लगा रहे हैं तो ये वाला एरिया रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया जितना कम थीटा उतना ज्यादा, तो सोचिए ये एरिया अगर कम होता टॉप का तो ये ज्यादा मुड़ जाता ना। सोचो ये एरिया कम होता तो एंगल काफी बड़ा आता ट्विस्ट का, ये एरिया कम होता मतलब रॉड पतली होती तो और बड़ा एंगल आता।
तो कौन सा आ रहा है, फोर्स जहां लग रहा है, फोर्स के प्लेन में एरिया कौन सा है, तो फोर्स के प्लेन में ये, फोर्स के प्लेन में ये, फोर्स के प्लेन में ये। क्लियर? तो अगर रिजिडिटी दी होगी तो हम थीटा निकाल लेंगे। क्लियर? तो इस पर दो ही तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि फोर्स एरिया दिया है, रिजिडिटी दिया है, थीटा पूछा है, या थीटा दिया है, रिजिडिटी पूछा है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखी होगी कि कब ये ब्रेक कर जाएगा। तो सोचिए कि ये मैं जो चौक बर्बाद कर रहा हूं ऐसे घुमा के, ये वाली नहीं, पीली कम है मेरे पास, ये वाली, हाँ इसको, तो इसको जब मैं कर रहा हूं तो जो फोर्स देखिए इक्वल एंड अपोजिट लगा रहा हूं, एक हाथ से इस तरफ, एक हाथ से इस तरफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। एरिया कौन सा यूज होगा उन फोर्स के लिए, 2πrl। और अगर फोर्स अपॉन 2πrl इसके जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वाली जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है उससे बड़ा हो गया तो ये टूट जाएगा। क्लियर? और जब मैं ऐसे खींच रहा था, ऐसे खींच रहा था, तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस कौन सी, टेंसाइल या कंप्रेसर लॉन्गिट्यूडनल वाली, उससे बड़ा हो गया तो ब्रेक कर जाएगा। तीसरा हो सकता है अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं और क्रश कर दूं, जो कि हो नहीं पाएगा मुझसे, लेकिन सोचो अगर दबा के ऐसे क्रश कर दिया जाए तो फिर वॉल्यूमेट्रिक वाला यूज होगा। क्लियर? तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे तीनों। तो तीन तरीके से फेल हो सकती हैं चीजें। ये अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस से हमारा T/A ब्रेकिंग से बड़ा हो गया, ये निपट जाएगा। बल्क मॉड्यूलस या जो भी हम प्रेशर लगा रहे हैं वो इसका जो भी स्ट्रेंथ होगी, अपर लिमिट होगी, उससे बड़ा हो गया, ये निपट जाएगा। इसमें जो हम ट्विस्ट वाला फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी हो गई तो ये ब्रेक कर जाएगा। वो वैल्यू आपको गिवन होगी, नाम क्या होंगे, शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, टेंसाइल या कंप्रेसिव लीनियर स्ट्रेंथ, या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ठीक है? अब छाप लो। हाँ, तो 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में एक रॉड इस तरह है, रॉड पे फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है, यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना नीचे गिरेगा, अमाउंट राइट पार्ट बेंड्स डाउन, कि ये वाला पार्ट कितना नीचे गिरेगा। एक बार थीटा निकालना है, एक बार ये y निकालना है। क्वेश्चन 2 में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी प्रैक्टिकल यूजेस हैं। ये समझिए कि हमने एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट लगाई है और उसमें 2 कील ठोक दी है। क्लियर? तो एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, और 2 हमने रिवेट लगा दिए। ठीक है? अब हम इनको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है? अगर कुछ ज्यादा ही फोर्स से खींच दोगे तो सोचिए कि क्या होगा उनका, ये ऐसे खींचेंगी और ऐसे डिफॉर्म हो जाएंगे। ये टूट नहीं रहा है, लेकिन एक इधर और एक इधर। तो ये कौन सा वाला डिफॉर्मेशन है, शियर। लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसा होता, ये तो ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं ना। क्लियर? तो ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं और ये ऐसे डिफॉर्म कर जा रही है। इसकी रेडियस दे रखी है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस इनकी दे रखी है। अब आपको फोर्स बताना है, कितने फोर्स पे ये टूट जाएगा मैक्सिमम। ठीक है? कि मैक्सिमम कितना ही लगा सकता है बिना टूटे हुए। क्वेश्चन 3 में डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय 1% एट 1 किलोमीटर। वाटर की डेंसिटी में नीचे जाने पे 1% का चेंज आ गया, तो यू हैव टू फाइंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। कंप्रेसिबिलिटी, ये टर्म समझिए कि दरअसल बल्क मॉड्यूलस जब हम निकालते हैं तो सॉलिड के लिए बल्क मॉड्यूलस इंफिनिटी होता है। प्रैक्टिकली सॉलिड का वॉल्यूम चेंज करना बहुत मुश्किल है। लिक्विड का फिर भी आसान है, लेकिन फिर भी ज्यादा है। जरा देखो मर्क्यूरी का कितना ज्यादा है। कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा करो, 10 पे 11 के ऑर्डर का आ रहा है। तो जनरली लिक्विड के लिए बल्क मॉड्यूलस 1 कंप्रेसिबिलिटी होती है। कि कंप्रेसिबिलिटी केमिस्ट्री में नाम सुना होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का ही उल्टा है। और सही बात है, बल्क मॉड्यूलस जितना बड़ा उतना डिफॉर्म करना मुश्किल, और बल्क मॉड्यूलस जितना छोटा उतना आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी इन दोनों का उल्टा होना ही था। ठीक है? गैसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस, अब गैसेस में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बल्क मॉड्यूलस आइसोकोरिक प्रोसेस होती, आइसोकोरिक क्या है, जिसका वॉल्यूम बदल ही नहीं सकते, तो उसका बल्क मॉड्यूलस तो इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि आइसोकोरिक तो रिजिड की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन अगर आइसोबारिक, आइसोथर्मल है, उनमें तो वॉल्यूम बदल रहा है ना, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आएगा। तो यहां बल्क मॉड्यूलस निकालने का तरीका dP = -B dV/V। तो बल्क मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, -V dP/dV। आ गया समझ में?
और ये निकालने के लिए आपको इक्वेशन गिवन होगी, से पीवी पे ईटा गिवन है, तो डीपी बाय पी प्लस ईटा डीवी बाय वी इक्वल टू 0। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन रहा है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू माइनस ईटा पी आ गई। देखो कंपेयर करो, और ईटा आइसोकोरिक के लिए इंफिनिटी होता है, इसीलिए बल्क मॉडुलस इंफिनिटी आएगा। आइसोबारिक के लिए वैल्यू 0 होगी। आइसोबारिक में डेल्टा पी वाला टर्म ही 0 हो गया, बिना प्रेशर लगाए एक्सपांड हो गया। लेकिन आइसोथर्मल में ईटा की वैल्यू 1 है, तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है। एडियाबेटिक में ईटा की वैल्यू गामा है, तो ये रटना नहीं है, निकाल लेना। ठीक है, तो गैसेस की तो अलग अलग डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, लिक्विड का बल्क मॉडुलस 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी है। सॉलिड की बात करें तो ऑलमोस्ट इंफिनिटी मान लेंगे। ठीक है, इसीलिए जहां भी मैं बल्क मॉडुलस दे रहा हूं, दोनों जगह कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में दे रखा है, या कंप्रेसिबिलिटी की बात की गई है। क्लियर? तो चारों क्वेश्चन करिए, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इनके बाहर जनरली आते नहीं है क्वेश्चन, कभी एडवांस में भी नहीं आते। चलो सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो पहले स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेस आएगा, फोर्स और एरिया कौन सा यूज होगा, ये वाला 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 2 इंटू 10⁻7 इंटू ये एंगल, तो 4 से 5 कुछ कट रहा है, 4 से 5 बार 5 इंटू 10⁻4, 5/2 2.5 इंटू 10⁻³ ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है। और हमें निकालना है कितना थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे आया, तो ये फाई तो मिल गया, हमें ये लेंथ चाहिए, तो ये डेल्टा एल या डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 5, तो 10 इंटू 5 2.5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ये इतना नीचे चला गया। तो बिल्कुल सिंपल था, बस कॉन्सेप्ट क्या था कि एरिया कौन सा यूज होगा, जो फोर्स के पैरेलल है, फोर्स के पैरेलल वाला एरिया ये वाला है। बिल्कुल यही सेकंड क्वेश्चन में यूज होने वाला है, कि देखिएगा ये हमारी रिवेट है और इन पे फोर्स लग रहे हैं ऐसे, तो इसके पैरेलल वाला एरिया कौन सा है, ये। इस बार राउंड लेके टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है, तो एरिया कौन सा यूज होगा, ये वाला। तो ये एरिया कितना, F अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली F/2 अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, ये दिया है 1.5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो F की वैल्यू 2 पाई रेडियस 2 mm स्क्वायर 4 इंटू 10⁻6 1.5 इंटू 10⁸ न्यूटन, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय 1%, तो जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी, और डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी बाय वी, और इसी को बी डेल्टा रो बाय रो लिख सकते हैं। डेल्टा पी क्या है, रो जी एच, बी डेल्टा रो बाय रो कितना है 1%, तो 1/100, तो यहां से बल्क मॉडुलस की वैल्यू 100 रो जी डेल्टा एच। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी पूछी है, तो 1/100, डेंसिटी 10⁻3, ग्रेविटी 10, हाइट 10⁻3, ये आंसर है। तो 3 और 3 6 और 3 9, 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये कंप्रेसिबिलिटी आ गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में कि यहां पे एक एयर का बबल था, जब ये नीचे आएगा तो ये बबल छोटा हो जाएगा, मर्क्यूरी चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करेगी। ठीक है, तो बबल यहां छोटा हो रहा है। ठीक है, तो यहां एक्चुअली मर्क्यूरी के सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, लेकिन सरफेस टेंशन अभी आपको पता नहीं है, लेकिन बस ये समझिए कि हम यहां एयर पार्ट के लिए भी हम यही यूज कर सकते हैं। मतलब कैसा, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी बाय वी। प्रेशर में चेंज कितना है, रो जी डेल्टा एच। बल्क मॉडुलस दे रखा है डेल्टा वी बाय वी 3 डेल्टा आर बाय आर।
और शायद डेल्टा आर ही पूछा है, तो रो जी डेल्टा एच आर बाय 3 बल्क मॉड्यूलस, और सबकी वैल्यू छाप देंगे। और बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी है तो के ऊपर, ठीक है। रो की वैल्यू 13.6 इंटू 10 पे 3, जी की वैल्यू 9.8, डेल्टा एच 1 मीटर, रेडियस आर 1 सेंटीमीटर, कंप्रेसिबिलिटी गंदी सी 3.7 इंटू 10 पे -11, छाप देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हुआ हमारा। तो इसमें से इन्हीं 2-3 क्वेश्चन में से एक आता है। चलो सेकेंड टर्म है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स सिंपली ड्रैग ऑफर्ड बाय लिक्विड। लिक्विड कितना ड्रैग अप्लाई करता है, इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, या फ्रिक्शन। लेकिन छोटा सा अंतर है लिक्विड और सॉलिड के फ्रिक्शन में। अंतर क्या है कि ड्रैग बाय लिक्विड डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, क्योंकि किसी भी लिक्विड का एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा ड्रैग आएगा। सोचिए, बड़ा आसान है समझाना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट में ऐसे गिरा रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट ऐसे गिरा रहा हूं, एक ऐसे गिरा, एक ऐसे गिरा, तो दोनों में किस पे ड्रैग ज्यादा आएगा लिक्विड का? सेकंड वाले पे। क्लियर? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। कौन सा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला। ये एरिया जिस पे कांटेक्ट में है ये ज्यादा है, तो इस पे ड्रैग ज्यादा आएगा। तो एरिया पे डिपेंड करता है लिक्विड का ड्रैग। इवन आप समझ सकते हो कि मान लीजिए ये एक सरफेस होती, इस पे लिक्विड पड़ा हुआ है पूरे पे, लिक्विड कोई भी ऐसा जो विस्कस है, हनी मान लो। अब इस पे मैंने एक प्लेट ऐसी रखी छोटी सी, एक प्लेट इतनी बड़ी रखी, दोनों को वेलोसिटी देंगे तो ज्यादा ड्रैग किस पे आएगा? सेकंड वाले पे, क्योंकि ज्यादा लिक्विड इसके कांटेक्ट में और पूरा का पूरा लिक्विड इसको रोकेगा। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, इवन इट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कितनी स्पीड से बॉडी जा रही, जितनी ज्यादा स्पीड से जाएगी उतना ज्यादा ड्रैग होगा। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि जितनी स्पीड उतना ज्यादा ड्रैग। और अगर हम इसी को लिखते तो ईटा ए, दरअसल वेलोसिटी पे इनडायरेक्टली डिपेंड करता है डेल वी बाय डेल वाई। ईटा कुछ और है, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये काफी हद तक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की तरह ही है। समझाते हैं कैसे, ध्यान देना अच्छे से। ये हमारा पूरा लिक्विड है, ऊपर हमने एक प्लेट रखी है। अगर हमने इस पे वेलोसिटी भी दी तो ये ग्राउंड है, वो लिक्विड की लेयर, लिक्विड की ढेर सारी लेयर्स हैं। एक लिक्विड की लेयर ग्राउंड के साथ चिपकी हुई है, तो ये लेयर रेस्ट पे है और टॉप लेयर इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो देयर इज अ रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन लेयर्स। तो इसकी वेलोसिटी v है, इसकी 0 है। लीनियर वेरिएशन अगर हम एज्यूम करें तो वेलोसिटी ऐसे कम हो रही है। तो एक तरीके से लेयर्स में रिलेटिव ट्विस्टिंग है, और जितनी बड़ी ट्विस्टिंग उतना बड़ा ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो ड्रैग इस ट्विस्ट के प्रोपोर्शनल है, और ये ट्विस्ट का थीटा किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी अपॉन डेप्थ। ठीक है, तो इसीलिए हमने dv अपॉन dy कि इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट हम नाम दे दें, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा ड्रैग आएगा। सोचिए कि अगर नीचे की लेयर भी v से जा रही होती और ऊपर की लेयर भी v से जा रही होती, कोई ड्रैग नहीं आता, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है, रिलेटिव मोशन है ही नहीं। लेकिन अगर ये इधर जाता, ये इधर जाता, तो ट्विस्ट ज्यादा बड़ा हो जाता, तो ड्रैग ज्यादा बड़ा आता। क्लियर? तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, एरिया। एरिया कौन सा? एरिया इन कांटेक्ट, एरिया इन कांटेक्ट विथ लेयर। लिक्विड की लेयर के साथ कितना बड़ा एरिया कांटेक्ट में है, और ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट देख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट फोर्स अपॉन एरिया, पास्कल।
यहां से पर सेकंड इधर आएगा सेकंड, पास्कल सेकंड, ये इसकी ऐसा यूनिट है विस्कोसिटी की। ठीक है, तो इसको हम फिगर बनाने के लिए यही समझते हैं, ये लेयर वेलोसिटी v, एरिया a, ये लिक्विड की लेयर टॉप लेयर है, ये ग्राउंड है। तो ये इसका फिगर है और इस पे ये पीछे की तरफ ड्रैग फोर्स आया, तो मैं नेगेटिव कर देता हूं, ड्रैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा याद करो, ये हम पहले से जानते थे कि ड्रैग बाय एयर या लिक्विड के भी होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। लिक्विड या एयर का जो ड्रैग होता है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, बस हमें वो मिल गया। ठीक है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, जैसे एक बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, वेलोसिटी 0 और ड्रैग कुछ लग रहा है kv, तो इस पर फोर्स क्या आएगा, एक mg एक kv, तो नेट F क्या आएगा, mg माइनस kv, तो इसको m dv/dt लिख सकते हैं, ये mg माइनस kv बनता, तो dv/dt इज इक्वल टू g माइनस k/m v, फर्स्ट ऑर्डर बन गई। और दिख रहा है इनिशियली वेलोसिटी 0 है अगर ड्रॉप किया है, फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी आएगी कितनी, सोचो, और टर्मिनल वेलोसिटी पे ये कुछ ऐसे बनेगा, और वेलोसिटी का फंक्शन टर्मिनल वेलोसिटी mg/k 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t/τ। इस डिफरेंशियल को सॉल्व करते, तो ये हम पहले से भी कर पाते थे, बस अब हमें क्या उस k की वैल्यू मिल गई है, k की वैल्यू मिल गई तो इनडायरेक्टली टॉ भी मिल गया। बता सकते हो इसका टॉ क्या आएगा, टॉ इज इक्वल टू m/k। डायमेंशन से देख लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या है, m/k, और वो k की वैल्यू हमें विस्कोसिटी से मिल जाएगी। मतलब ये कुछ अलग क्वेश्चन है, सीधे सीधे कि आप ये डिफरेंशियल बनाओ, सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा। क्लियर? तो बस हमें एक चीज क्या मिल गई है कि हम ये ड्रैग का आंसर निकाल पा रहे हैं, तो फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी लेगा ही। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसको ले लेता हूं, ये मत छापो। तो क्वेश्चन देखिए, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक ऑयल की लेयर है, ऑयल लेयर ऑफ थिकनेस d, इस पे एक हमारा बोर्ड, ये है, इसकी लेंथ l, बेस b, मास m, ये रिलीज्ड। ठीक है, विस्कोसिटी ईटा। तो आप पूछा होता फाइंड टर्मिनल स्पीड, और टाइम व्हेन स्पीड इज इक्वल टू v टर्मिनल बाय 2। तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन सिंपली क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे हमने कोई पूरे प्लेन पे लिक्विड बिछा रखा है, उस लिक्विड की अपनी खुद की विस्कोसिटी है। तो दरअसल साइड व्यू देखते तो ये हम मान लेते हैं कि इतनी थिकनेस पे लिक्विड है, और ये हमारी प्लेट है, प्लेट की वेलोसिटी v है, लेकिन जो लिक्विड इसके कांटेक्ट में है वो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बन गया होगा। तो dv/dy कुछ और नहीं, v माइनस 0/d है, तो ये v/d तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। तो इस पर जो ड्रैग लगा, ईटा एरिया dv/dy, विस्कोसिटी एरिया इन कांटेक्ट lb, वेलोसिटी ग्रेडियंट v/d। लेकिन इस पे एक और फोर्स लग रहा है, एक mg है, तो नेट फोर्स आया mg माइनस ईटा lb v/d इज इक्वल टू mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, तो dv/dt इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस
ईटा एल बी बाय डी एम वी, इस पूरे को के मान लू तो एम जी माइनस के वी टाइप का हो गया। तो पहला का आंसर टर्मिनल स्पीड आई, जब ये टर्म जीरो होगा तो टर्मिनल स्पीड आई जी साइन थीटा या एम जी साइन थीटा अपॉन एन एल बी डी। और सही बात है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतना कम टर्मिनल स्पीड आएगी, जितना बड़ा एरिया उतना कम टर्मिनल स्पीड आएगी, भारी जितना होगा उतना ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी लेगा। दैट्स वाई प्रैक्टिकली अगर हम एक हल्की और भारी चीज गिराते हैं तो भारी चीज ज्यादा तेज हो जाती है। कायदे से वैक्यूम में तो कुछ भी गिराओ सब एक साथ गिरने चाहिए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली एक प्लास्टिक की बॉल और लेदर की बॉल गिराओगे तो लेदर की बॉल जल्दी नीचे पहुंचेगी क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा हाई है। क्लियर? टाइम व्हेन v इज इक्वल टू दिस, तो ये कुछ और नहीं t tau log 2 लिखा है क्योंकि एक्सप्रेशन ही वही बनना है। और tau log 2 और tau कितना है वहां से m d ईटा एल बी एल एन 2। क्लियर? क्योंकि वेलोसिटी का ग्राफ जीरो से भी टर्मिनल तक ऐसे जाएगा। तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसमें एक ही चीज हम सीखे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये न्यूटन्स लॉ है, ईटा ए डेल वी बाय डेल वाई, ये ड्रैग, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और जो लिक्विड इस लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें न्यूटोनियन लिक्विड कहते हैं, जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें नॉन न्यूटोनियन लिक्विड कहते हैं। हमें सिर्फ न्यूटोनियन लिक्विड ही पढ़ना है। ठीक है? तो यही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो बस एक ही चीज थी। ठीक है? लेकिन एक ये हमने क्या किया, किसी एक प्लेट के लिए निकाला। तो दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्लेट वाला क्वेश्चन होगा, प्लेट या जहां सिंपली सरफेस इन कांटेक्ट हमें समझ में आ रही है। ठीक है? लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन आता है जहां फॉलिंग बॉल, ये एक बॉल अगर किसी लिक्विड में नीचे गिर रही होती। अब देखिए, अब इस पे ड्रैग लगाना आसान नहीं है क्योंकि इसमें क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट सीधे 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 ऐसा था, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई सीधे। लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो अजीब सा लिक्विड की लेयर को डिस्टॉर्ट करेगा, तो ये उतना सीधा नहीं है। तो यहां काफी मुश्किल हो जाता है ये निकालना कि आखिरकार इस पे ड्रैग कितना आएगा, तो वो न्यूटन्स फॉर्मूला से नहीं निकल पाएगा। और ऊपर से ये लिक्विड सामने से भी टकराएगा इसमें। अभी तक क्या था कि लिक्विड सामने से हिट नहीं कर रहा था इसको, अब ये नीचे आएगा तो लिक्विड कुछ सामने से भी टकराएगा, टेंजेंशियली वाला ये फ्रिक्शन लगाएगा, ये सीधे कॉलिजन की वजह से जितना स्पीड उतना टकराएंगे। इसीलिए यहां पे एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसे एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। इसे एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि वेलोसिटी v होगा तो इस पे जो ड्रैग आएगा वो आएगा 6 पाई ईटा आर भी। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला, यही स्टोक्स लॉ है। वो न्यूटन्स लॉ था उनके लिए, लेकिन स्फीयर के लिए न्यूटन्स लॉ काम नहीं कर रहा है। तो यहां एक दूसरे साइंटिस्ट ने ये निकाला कि एक्सपेरिमेंटली जो आंसर आया वो 6 पाई ईटा आर भी, ये ड्रैग आया। विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होना था, स्पीड के प्रोपोर्शनल होता था, लेकिन ये 6 पाई और आर क्यों आया ये थोड़ा मुश्किल है समझना। ठीक है? तो बस ये 6 पाई ईटा आर भी ये हमारा ड्रैग है, ये वाला टर्म हम याद रखेंगे। ठीक है? कब? जब कोई स्फेरिकल बॉडी पूरे लिक्विड में गिर रही होगी। तो स्टोक्स लॉ क्या है कि ड्रैग बाय लिक्विड, विस्कस लिक्विड ऑन स्फेरिकल बॉडी मूविंग इन लिक्विड इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। बस आप ये समझिए कि हमें उस के की वैल्यू मिल गई है, के वी वाला के, तो बस के की वैल्यू मिल गई है, बाकी अपने पुराने काम चलेंगे।
और एक बार हमें ये मिल गया तो हम एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी डिराइव कर सकते हैं, जो कि याद नहीं करना है, आप जब भी आए डिराइव कर लेना। टर्मिनल वेलोसिटी, तो अगर कोई बॉल किसी लिक्विड में मूव कर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इस पे एक फोर्स लगेगा mg, एक फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट, एक फोर्स लगेगा kv। कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब ड्रैग। और टर्मिनल स्पीड के समय, एट टर्मिनल स्पीड ऑल फोर्सेस गेट कैंसिल्ड, तो mg इज इक्वल टू kv प्लस अपथ्रस्ट। mg को 4/3 पाई आर क्यूब रो g लिख सकता हूं, सिग्मा, इसका सिग्मा लिया, लिक्विड की डेंसिटी रो ली। ये 6 पाई ईटा आर वी है, बायोएंसी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी है। ये वाला टर्म इधर ले आऊं और इससे v टर्मिनल निकाल दूं, तो v टर्मिनल की वैल्यू पाई 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 कट गया, 4/3 बाहर, 6 से कटा तो 2/9। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर एक ही चीज है, ठीक है। एक स्मॉल आर कट गया तो आर स्क्वायर, सिग्मा माइनस रो जी बाय ईटा। ये याद नहीं करना है, याद तो हम यही करेंगे, इक्विलिब्रियम कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा जो आना होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। विस्कोसिटी तो नीचे आनी थी, ये समझ में आ रहा है कि जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतनी कम स्पीड ले पाएगा। डेंसिटी का डिफरेंस भी समझ में आएगा। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि एक बायोंसी में एक फैक्टर कट गया है। हां, अगर एयर में बात चल रही होती तो डेंसिटी ऑफ एयर हम डिस्कार्ड कर देते, लेकिन किसी और मीडियम में, जैसे पानी में कोई स्टील की बॉल गिर रही है, वो तो लेना पड़ेगा। रेडियस का स्क्वायर ये आएगा, ये कॉमन सेंस नहीं था। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और आते बहुत हैं इसके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन सीधे क्या आते हैं कि एक कोई लिक्विड दिया है, उसमें दो बॉल गिर रही हैं, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? तो जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए पानी की जो ड्रॉप है, अगर छोटी छोटी ड्रॉप है तो स्लो स्पीड से गिरती है, लेकिन पानी की ड्रॉप की साइज अगर बड़ी है तो उसकी टर्मिनल स्पीड भी ज्यादा आती है, और साइज अगर दुगनी होगी तो टर्मिनल स्पीड 4 गुनी आएगी। समझ गए ना? तो जितनी बड़ी पानी की ड्रॉप होगी उतनी तेज गिर रही होगी। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको। क्या याद रखना है कि अगर हमारी सरफेस है जिसका dv/dy आप निकाल पा रहे हैं तो ड्रैग का फॉर्मूला ये है, स्फीयर है तो फॉर्मूला ये है। ठीक है? और क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर से सीधे सीधे आते हैं। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो विस्कोसिटी पे पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है? बाकी पूछा है कब स्पीड कितनी होगी, वो तो डिफरेंशियल बना के निकाल ही लोगे। ठीक है? क्योंकि के की वैल्यू आपको पता है। 4 क्वेश्चन है। पहला है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, एक्वायर्स टर्मिनल स्पीड v0 थ्रू अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अगर उसको गिरने दिया जाए तो ईटा लिक्विड में ये v0 ले लेता है। अब हमने क्या किया, इसको 27 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया और उनको किसी और लिक्विड में छोड़ा जिसकी विस्कोसिटी 2 ईटा है। यू हैव टू फाइंड देयर टर्मिनल स्पीड। क्वेश्चन 2 में एक स्टील बॉल है, अटेन्स अ टर्मिनल स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन वाटर। ठीक है? उसी स्टील बॉल को हमने ग्लिसरीन में फेंका, ग्लिसरीन में गिराया। देखिए ग्लिसरीन की डेंसिटी भी काफी ज्यादा है पानी से। एक मिनट, इससे भी ज्यादा है। ये इतना थोड़ी 1.2 होना चाहिए, 12 भी लिखा है लेकिन 1.2 होना चाहिए। ग्लिसरीन इतना थोड़ी, देखो स्टील से भारी हो गया। इट शुड बी 1.2। गलत डेटा है। तो देखो पानी से थोड़ा भारी है लेकिन विस्कोसिटी पानी से काफी ज्यादा है, देखो। और ग्लिसरीन आपने देखा होगा तो काफी विस्कस होता है, तो अच्छी खासी कम टर्मिनल स्पीड आएगी। तो उसी बॉल को यूज किया है तो रेडियस तो बदली नहीं, वही है। क्वेश्चन 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक हमने बाहर एक सिलेंडर रखा है और उस सिलेंडर को फिक्स रखा है, उसके अंदर एक सिलेंडर है जो रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, लेकिन दोनों सिलेंडर के बीच में हमने एक लिक्विड भर रखा है जिसकी विस्कोसिटी ईटा है।
ठीक है। तो जैसे ग्रीस समझ लो, दोनों के बीच में एक ग्रीस है, ठीक है, लिक्विड, जो ड्रैग लगा रहा होगा। तो अब आपको दिमाग लगाना है, ड्रैग लगाए, रोटेशन की बात चल रही है, तो फोर्स नहीं टॉर्क की बात चलेगी। और टाइम व्हेन ओमेगा रिड्यूसेस टू ओमेगा नॉट बाय 2, इनिशियली ओमेगा नॉट है, लेकिन कोई अगर हम एक्सटर्नल इसको पावर नहीं दे रहे हैं, ओमेगा नॉट दे के छोड़ दिया है, तो इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगी, अदरवाइज हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। हाँ, रेडियस मैंने नहीं दी, R1 और R2, सोचेगा, मजा आएगा करने में। क्वेश्चन 4 में ये प्लेट ऑफ एरिया ए, मैंने एरिया नहीं दिया है, दे देता हूं। एक प्लेट है ऐसी, ये ऐसे में है पूरा, ठीक है, इसके अंदर पूरे में एक लिक्विड है जो विस्कस लिक्विड है, एक प्लेट है, प्लेट ऐसे जा रही है, तो इस पर ड्रैग आएगा, एक ऊपर भी आएगा, एक ड्रैग नीचे भी आएगा। तो ड्रैग आपको बताना है, y की वैल्यू क्या हो कि वो ड्रैग मिनिमम आए। चलो पहला क्वेश्चन, तो फॉर्मूला mg माइनस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ये 4/3 पाई R क्यूब, सिग्मा माइनस रो जी 6 पाई ईटा RV। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, याद नहीं करेंगे। तो वेलोसिटी आ गई 2/9 R² सिग्मा माइनस रो जी बाय ईटा। तो पहले रेडियस R थी, अब रेडियस हो गई R/3। पहले विस्कोसिटी ईटा थी, अब हो गई विस्कोसिटी 2 ईटा। तो R/3 मतलब 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो V0/18, ठीक है। क्योंकि बाकी ये डेंसिटी का डिफरेंस तो सेम ही है, क्योंकि मटेरियल सेम है। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में 2/9 R² सिग्मा माइनस रो जी बाय ईटा, रेडियस सेम है, लेकिन डेंसिटी का डिफरेंस बदल रहा है। पहले डेंसिटी का डिफरेंस 7 - 8 - 1, विस्कोसिटी 8.5 इंटू 10⁻⁴। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10। अब कितना है? 7.8 - 1.2 बाय 13.2, ये पूछा गया है, तो निकाल लेना। चलो थर्ड क्वेश्चन, कितनी आई थी वैसे वेलोसिटी? कितना? 2.625 इंटू 10 पे सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो क्वेश्चन 3 में ये फिक्स है, घूम रहा है, तो यहां समझना ये था कि एक वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया है। अब अगर आप देखें इसका टॉप व्यू, तो यहां से ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, तो इस पॉइंट की स्पीड ओमेगा नॉट R1 है, इस पॉइंट की स्पीड 0 है, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ये आ गया है। तो dv बाय dy ओमेगा नॉट R1 बाय R2 माइनस R1, ये ग्रेडियंट यहां आ गया। तो इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, और टेंजेंशियल फोर्स पूरे में लगेगा ऐसा, तो ड्रैग आएगा, तो फोर्स आएगा ईटा ए dv बाय dy, और एरिया है 2 पाई R1 L शायद मैंने नहीं दिया था, तो ये हमारा ड्रैग है। तो टॉर्क आया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू R1, तो ये आया ईटा 2 पाई R1 L ओमेगा नॉट R1 R2 माइनस R1 इंटू R1। इसमें इस पूरे टर्म को मैं नया कांस्टेंट C ले लेता हूं, तो टॉर्क इज इक्वल टू C ओमेगा, और बेहतर है मैं कहूं नेगेटिव C ओमेगा, क्योंकि ड्रैग है। और टॉर्क कितना है? I d ओमेगा बाय dt, I अल्फा इज इक्वल टू माइनस C ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हाफ mR1 स्क्वायर, सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आया d ओमेगा बाय ओमेगा माइनस C बाय I dt, और दिख रहा है ओमेगा नॉट से ओमेगा, 0 से t, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट e टू दी पावर माइनस C बाय I t। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और C ये कांस्टेंट है। तो टॉर्क ड्यू टू ड्रैग, पहला पार्ट हम निकाल चुके हैं,
टाइम व्हेन ओमेगा रिड्यूसेस टू हाफ, तो टॉ log 2, तो टॉ कितना है I/c ln 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², अंदर वाले का, c ये है। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्लियर है क्वेश्चन कि क्या हुआ था इसमें? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली दो सरफेसेस हैं, तो एक ड्रैग ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। बस आपको क्या समझना है, इसकी वेलोसिटी v है, तो यहां इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि फिक्स है, तो एक ग्रेडियंट इधर बना। इसकी वेलोसिटी 0 है तो एक ग्रेडियंट इधर बना, तो दो ड्रैग आए, एक F1 एक F2, तो F नेट ड्रैग F1 प्लस F2 ईटा ए V बाय H माइनस वाई, और दूसरा ईटा ए V बाय वाई। तो ईटा ए V कॉमन ले लूं, 1/y प्लस 1/h माइनस वाई का मैक्सिमम मिनिमा करना है, और ये मिनिमम तब आएगा जब y की वैल्यू h/2 होगी। तो h/2 छाप दो, मिनिमम ड्रैग की वैल्यू आ जाएगी। तो शायद समझ में आ गया होगा विस्कोसिटी में कि किस तरह के मेंस के आए हुए लगभग सभी क्वेश्चन थे। तो मेनली क्वेश्चन आते हैं स्टोक्स लॉ वाले, जहां कोई बॉल गिर रही है और 2/9 वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम 2/9 यूज ना करेंगे, हम ये याद रखेंगे, ठीक है। अब तीसरा और लास्ट पार्ट, सरफेस टेंशन। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे हम आसानी से समझने की। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वैसे। सरफेस टेंशन, नॉर्मल वाला टेंशन थ्रेड में आता है, रॉड में एक टेंशन T होता है, थ्रेड में एक टेंशन T होता है, कि वेट हमने लटकाया, पूरे थ्रेड में टेंशन T आया, और T एक स्केलर क्वांटिटी है, पूरे में टेंशन T है। टेंशन ये वेरिएबल भी हो सकता था, जैसे हमने कहा था रॉड अगर एक्सीलरेट कर रही है तो टेंशन अलग अलग जगह अलग अलग आएगा। तो यहां हम टेंशन की बात करें, लगभग वही टेंशन है, लेकिन ये पहले एक वन डायमेंशनल था। ये सिंपली क्या है कि अगर आपने एक कोई मेम्ब्रेन ली, जैसे एक कपड़ा लिया, कपड़े पे पूरे पे आपने एक रॉड लटका दी। अब देखिए कि अगर इस कपड़े का फ्री बॉडी डायग्राम या रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो रॉड पे एक mg लगता, इसने इसको रोका है, तो ये जो रोकने वाला फोर्स थ्रू आउट ट्रांसफर होगा। क्लियर? तो इसमें जो खिंचाव आया वो टोटल खिंचाव तो mg है, लेकिन यहां हम पर यूनिट लेंथ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, तो यहां जो टेंशन डेवलप हुई इसके अंदर वो आया mg पर यूनिट लेंथ। ये समझने की कोशिश करिए पर यूनिट लेंथ क्यों है, क्योंकि यही आप सोचिए कि कपड़ा इतना होता या कोई मेम्ब्रेन होती, गुब्बारे की मेम्ब्रेन, अब इस पे mg लगाते, और तीसरे में गुब्बारे की मेम्ब्रेन इतनी बड़ी होती, इस पे वही mg लगाते, तो सबसे ज्यादा खिंचाव कहां आता? मेम्ब्रेन में, इधर। फील करिए, क्योंकि यहां वही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो खिंचाव फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, कि पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है वो एक्सटेंशन, वो इसका मेम्ब्रेन का खिंचाव है। क्लियर? तो पहली चीज कि जो सरफेस टेंशन, ये पूरी मेम्ब्रेन एक टेंशन में, क्योंकि पूरी मेम्ब्रेन में खिंचाव है, अगर आप इस मेम्ब्रेन को बीच में से काट दोगे तो वो अंदर चली जाएगी, ये नीचे गिर जाएगी। तो इसका हर एलिमेंट एक दूसरे पे ऐसे लगा रहा है फोर्स, सोच पा रहे हो? लाइक ये कि यहां पे काटेंगे तो यहां पे टेंशन T इक्वल एंड अपोजिट आएगी, यहां पे T इक्वल एंड अपोजिट आएगी। तो सरफेस टेंशन को हम T से डिनोट करेंगे, लेकिन ध्यान देना T फोर्स की यूनिट नहीं है, T फोर्स पर यूनिट लेंथ है, पर लेंथ। तो ये फोर्स मेम्ब्रेन की खिंचाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? जैसे यही है अपना बलून, वो गिर गया, आजा वापस। हाँ, ये देखिए, ये मेम्ब्रेन में खिंचाव है पूरी मेम्ब्रेन में। तो यहां अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसको यहां से कट करके, तो ये बलून का फोटो बनाया हमने। इस बलून पे इधर अगर मैं बात करूं इस क्रॉस सेक्शन पे, तो ये ऊपर वाला पार्ट इस क्रॉस सेक्शन को ऐसे खींच रहा है, सोचो, और नीचे वाला ऐसे खींच रहा है। और ये सिर्फ यहां नहीं है, अगर मैंने लाइन ऐसी बनाई होती तो भी तो ये इधर होता, इधर होता। तो थ्रू आउट द सरफेस एक खिंचाव है।
हम ये नहीं कह सकते कि खिंचाव की डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। तो मैं कहूं तो हर पॉइंट पे एक खिंचाव है, हर पॉइंट पे उसके नेबरहुड वाले अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। पक्का समझ में आया? ठीक है। तो अगर मैं इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इतने पार्ट का, तो इस पे ये टेंशन T ऐसे लग रहा होगा। पक्का समझ में आया? इन T का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। उस रिजल्टेंट को कौन बैलेंस कर रहा है? क्यों नीचे तो वो तो किसी और पे है। मैं क्या कह रहा हूं कि इस पे जो यहां मैंने ये बनाया, तो इस पे ये नीचे वाला पार्ट इसको नीचे खींच रहा है, तो इसको नीचे खींच जाना चाहिए। इसका खुद का mg तो ना के बराबर है, तो कोई तो इसको बैलेंस कर रहा होगा। सोचो, ये P1 P0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दरअसल गारंटीड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो प्रेशर डिफरेंस इसको मेंटेन कर रहा होगा, जो इसको बैलेंस कर रहा होगा ये T को। अब आप समझो कि प्रेशर की वजह से टेंशन आया या टेंशन की वजह से प्रेशर आया, कुछ भी मानिए। और जहां तक जैसे आप ये कह रहे हो कि इसका रिएक्शन, ये रिएक्शन है, लेकिन एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं होते कि ये फोर्स इससे कैंसिल हो गया, ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स चाहिए, एक ये T वाला आ गया, एक कोई दूसरा चाहिए, तो पक्का ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस है। और बात बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, अगर यही मेम्ब्रेन, ये फोड़ना पड़ेगा, नहीं फोड़ना पड़ेगा, मेरे पास पॉलीथिन है। ये देखिए, पॉलीथिन को अगर आप सिंपली ऐसे देखें, ये फ्लैट सरफेस है, तो बाहर प्रेशर और अंदर प्रेशर कट रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फूंकूंगा तो अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बाहर प्रेशर कम होगा, तो एक तरफ कॉनकेव एक तरफ कॉन्वेक्स आ जाएगा। किस तरफ कॉनकेव आएगा? जिस तरफ प्रेशर हाई होगा। क्लियर? तो ये मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है और बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जरा सोचिए कि यही गुब्बारे को अगर मैं इस पे एक वेट रख दूं, भारी सा वेट तो है नहीं, चलो ये चौक रख दूं, तो ये चौक के फोर्स को इसने बैलेंस किया होगा। कैसे, समझ पा रहे हो? शेप देखिए। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें इस पे, तो ये कुछ चौक ऐसी है और चौक का वेट नीचे लग रहा है, तो ये इसका सरफेस टेंशन, ये मेम्ब्रेन डिफॉर्म हो गई। पहले मेम्ब्रेन ऐसी थी तो इस पॉइंट पे ये T कट जा रहे थे, लेकिन अगर मेम्ब्रेन ऐसी हो गई तो ये T का रिजल्टेंट इसको रोक लेगा। समझ में आया? इसीलिए मेम्ब्रेन का शेप काफी मैटर करता है कि मेम्ब्रेन का शेप कैसा है। क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखे कि अगर फ्लैट मेम्ब्रेन है तो दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर कर्व्ड मेम्ब्रेन है तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। क्लियर? दूसरा, मेम्ब्रेन चारों तरफ से फोर्स ऐसे लगाती है, पुलिंग फोर्स। ठीक है? तो सिर्फ दो ही चीजें समझनी है, एक तो मेम्ब्रेन फोर्स कैसे लगाती है, दूसरा मेम्ब्रेन पे प्रेशर डिफरेंस कैसे आता है। और यह तो समझ में आ रहा है कि प्रेशर डिफरेंस कर्वेचर की प्रॉपर्टी है। ठीक? तो हम जो डिस्कशन करने वाले हैं एक स्पेशल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सरफेस टेंशन इन लिक्विड। तो लिक्विड की द लेयर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर बिहेव्स एज मेम्ब्रेन। अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं कैसे, ठीक है, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं, लिक्विड की लेयर ये है, तो इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स देखें तो लिक्विड के फोर्स ऐसे चारों तरफ लग रहे हैं। यहां देखिए तो चारों तरफ फोर्स हर डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये कट जाएंगे। लेकिन जो टॉप सरफेस पे है वो लिक्विड का एडहेसिव फोर्स नीचे। तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखें, ऊपर से व्यू देखें, तो ऊपर से व्यू आपको यह दिखेगा कि टैंक आपका ऐसा कुछ होगा और इस पे ऐसे फोर्सेस दिख रहे होंगे।
यही तो मेम्ब्रेन में हुआ था। मेम्ब्रेन में भी तो हर पॉइंट पे चारों तरफ खिंचाव था, तो इसमें भी ये चारों तरफ खिंचाव इस तरह का हर जगह होता है। कहां? टॉप वाली सरफेस पे जो एयर से एक्सपोज्ड है। तो बस एक ही चीज हमें समझनी है कि लेयर इन कांटेक्ट विथ एयर, जहां भी एयर वाटर इंटरफेस होगा वहां पे एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, बहुत ही हल्की सी मेम्ब्रेन बन जाएगी। हम एग्जैक्टली वही मेम्ब्रेन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसे समझो कि गुब्बारे की मेम्ब्रेन की तरह ऊपर बन गई है। ठीक है, इसका ये मेम्ब्रेन आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगी, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं। कभी मच्छरों को पानी पे बैठे हुए देखा? मच्छरों की डेंसिटी तो पानी से ज्यादा होगी, फिर भी नहीं डूबते, क्योंकि ये दरअसल उनका वेट काफी कम होता है। तो ये जब मच्छर इस पे बैठते हैं, ये मच्छर की बहुत सारी टांगें बना दी हमने, तो ये लेयर को ऐसे हल्का सा डिफॉर्म कर देते हैं। और ये जो सरफेस टेंशन का टी है ना, ये टी के वर्टिकल कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेते हैं। काफी हल्का है तो बैलेंस हो जाता है। या कभी आपने सुई को पानी में तैराया होगा या देखा होगा कि सुई को बिल्कुल हल्के से पानी में रखो, रखना बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे करते हैं, ये करके देखिएगा, हो सकता है आप कर पाएं। बचपन में मैंने तो किया था कि पानी रखिए, पानी पे एक पेपर रखिए, पेपर के ऊपर सुई रखिए और पेपर को बहुत आराम आराम से निकाल दीजिए, तो सुई तैरती रहेगी। वैसे निडल डूब जानी चाहिए थी क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो फोर्स आता है, जो ये मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन उसके वेट को बैलेंस कर लेती। हां, लेकिन अगर सुई तिरछी गिरेगी ना उस पर, तो वो मेम्ब्रेन को तोड़ देगी और तोड़ के नीचे तक चली जाएगी। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है ये। लेकिन ये लेयर इतनी पतली है, इतनी हल्की होती है, जैसे आपने सोप बबल की लेयर देखी है, बहुत ही नाजुक है, हल्का सा टच कर दो फूट जाती है, बस उतनी स्ट्रांग ये है। ठीक है, काफी, ठीक है, तो काफी वीक सी एक लेयर बनी है। तो जो मच्छरों को पानी में चलाया या ये निडल तैरती है, ये सब इसी मेम्ब्रेन की वजह से है। तो बस आपको क्या समझना है, एक चीज, कि जहां पे भी वाटर और एयर का कांटेक्ट होगा वहां पे एक पतली सी लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एक लेयर बन गई। अब इस लेयर का एग्जाम्पल पहला देखिए, सोप सरफेस। सोप के लिए जो सरफेस बनती है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपने करके देखा होगा। स्टील का एक हमने इस तरह से फ्रेम बनाया, बिल्कुल पतले वायर का एक फ्रेम बनाया। इस फ्रेम को ये इस पर स्लाइड कर सकता है, काफी लाइट वेट है। हमने इस पूरे सेटअप को उठा के सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाल दिया। तो जब बाहर निकालोगे तो इस पर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, और अगर ये काफी हल्का हुआ तो ये बनी रहेगी। वर्टिकल करने के बावजूद ये गिरेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल में तो बनी रहती, वर्टिकल करने पे ये गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन शायद ये मेम्ब्रेन इसको रोक सकती है अगर ये काफी हल्का हुआ तो। ठीक है, हल्का मतलब स्ट्रॉ के वेट के बराबर ऐसा। तो इस पे अगर ये रुक रहा है तो कैसे रुक रहा है, फोर्सेस लग रहे होंगे इस पे। तो इस पे ये टी ऊपर लगा, इसका खुद का वेट नीचे आया, तो बैलेंस कैसे हुआ, T इंटू एल इज इक्वल टू mg। अब एक छोटा सा करेक्शन, 2t इंटू एल इक्वल टू mg। बता सकते हो 2t क्यों आया, t क्यों नहीं? क्योंकि वो स्टेटमेंट पढ़ो, लेयर इन कांटेक्ट विथ एयर बिहेव्स एज मेम्ब्रेन। एयर के कांटेक्ट में एक लेयर हमारी तरफ होगी, एक लेयर पीछे की तरफ होगी। इसका मतलब जो सरफेस टेंशन की मेम्ब्रेन है ना, वो सोप बबल की थिकनेस से भी काफी छोटी है। एक सोप बबल में दो मेम्ब्रेन है, एक अंदर मेम्ब्रेन है, एक बाहर है, और बीच में पानी भरा हुआ है। अब हमें तो ऐसा लगता है सिंगल मेम्ब्रेन है, तो दरअसल दो मेम्ब्रेन का कॉम्बिनेशन है सोप बबल। तो एक मेम्ब्रेन हमारी तरफ, एक मेम्ब्रेन पीछे, मतलब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ऐसा है। इसके यहां से देखते तो इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखता है, एक मेम्ब्रेन, दूसरा मेम्ब्रेन, पानी। ठीक है, तो काफी पतली मेम्ब्रेन होती है, मतलब नैनोमीटर के ऑर्डर की समझ लो। तो 2t इंटू एल, तो 2t क्यों, क्योंकि 2 पार्ट्स आर एक्सपोज्ड, लेयर आर एक्सपोज्ड
टू एयर। और अच्छी बात क्या है कि ये जो T है ये वाटर की प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन T रफली कांस्टेंट होता है। और किस ऑर्डर का है मैं इसका ऑर्डर भी दिखाता हूं। ये कौन सी बुकलेट, फिर मैंने गलत उठा ली। ये 740 डाइन के करीबन कुछ होता है, 70 डाइन पर सेंटीमीटर। हाँ, ये सरफेस टेंशन है 70 डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन मीन्स 10 पे -5, पर सेंटीमीटर मीन्स 10 पे -2। ठीक है, तो कितना बना 10 पे -4 -2 न्यूटन पर मीटर। तो वैल्यू काफी बड़ी नहीं है मतलब 1 मीटर जो लेयर होगी वो सिंगल लेयर, वो इतना फोर्स लगाएगी 7 × 10 पे -2। इसलिए हम कह रहे थे ये काफी छोटा होना चाहिए, ये हल्का होना चाहिए काफी, तब जाके ये एक्सपेरिमेंट हम कर पाएंगे। तो उम्मीद है पहली चीज समझ में आ गई होगी कि दो जो मेम्ब्रेन बनी थी उन्होंने वेट को बैलेंस किया, ये कुछ इस तरह था। अब इसका एग्जाम्पल 2। अब हम सोप बबल की बात करते हैं कि सोप बबल बनता कैसे है। ठीक है, उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है और ये एक मेम्ब्रेन है जिसका कर्वेचर, रेडियस जिसकी आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें यह पता करना होता कि प्रेशर P1 और P2 का डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करते कि इस पूरे को बीच में से काट दो, काट दें। तो इस वाले का बनाते तो इस पे ये T इधर आता, T इधर आता। कैपिटल R कौन सी रेडियस है, ये, इसे स्मॉल r कह दो। अब इसको बैलेंस करो तो देखिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा। यहां पे P1, यहां पे P2 या P0, तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P0 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। याद आया कुछ? प्रेशर डिफरेंस का फोर्स, प्रेशर डिफरेंस इंटू सामने जो एरिया प्रोजेक्टेड है, ये तो इसका आया। लेकिन सरफेस टेंशन का जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, फोर्स ड्यू टू टेंशन T इंटू, अब देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा T है, यहां लेंथ L थी, या इनडायरेक्टली कहो 2L, एक जाने की एक आने की, तो T इंटू 2L ऐसे भी सोच सकते हो, या दो मेम्ब्रेन। यहां पे ये T पर यूनिट लेंथ, पूरी कितनी लेंथ है इसकी, इस T की लेंथ, पर यूनिट लेंथ है ना, तो T इंटू 2 पाई स्मॉल r। और अगर सोप बबल है तो इंटू 2, ये समझ में आया, सोप बबल है तो इंटू 2 अगर दो मेम्ब्रेन है। लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन है तो आंसर ये आता। लेकिन दिक्कत ये है कि ये तो इनका एंगल अलग है, हमें तो एंगल थीटा चाहिए। तो अगर हमने इसके साथ कौन सा थीटा, ये अगर थीटा होता तो T का कॉस थीटा लेना पड़ता। सोचो, T का कॉस थीटा, T का कॉस थीटा, तो इसका भी कॉस कंपोनेंट आता। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये अलग से ही बड़ा फिगर बना के बता देता हूं, यहां वो वहीं हौच-पौच हो रहा है। चलो पहली बात तो समझ में आ गई, दूसरा मैं अलग से ही ले लेता हूं, छोड़ो, क्योंकि वो काफी क्रूशियल था। पहला आया कि फ्लैट सरफेस होगी तो क्या होगा, सिंपली फोर्स का क्वेश्चन है, प्रेशर डिफरेंस आना नहीं है कहीं, फोर्स सीधे mg को बैलेंस कर दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो तो देखिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा। यहां पे P1, यहां पे P2 या P0, तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P0 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। याद आया कुछ, प्रेशर डिफरेंस का फोर्स
प्रेशर डिफरेंस इनटू सामने जो एरिया प्रोजेक्टेड है, ये तो इसका आया, लेकिन सरफेस टेंशन का जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, फोर्स ड्यू टू टेंशन टी इंटू, अब देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा टी है, यहां लेंथ एल थी, या इनडायरेक्टली कहो 2l, एक जाने की एक आने की, तो टी इंटू 2l ऐसे भी सोच सकते हो, या दो मेम्ब्रेन। यहां पे ये टी पर यूनिट लेंथ, पूरी कितनी लेंथ है इसकी, इस टी की लेंथ, पर यूनिट लेंथ है ना, तो टी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, और अगर सोप बबल है तो इंटू 2, ये समझ में आया, सोप बबल है तो इंटू 2, अगर दो मेम्ब्रेन है, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन है तो आंसर ये आता। लेकिन दिक्कत ये है कि ये तो इनका एंगल अलग है, हमें तो एंगल थीटा चाहिए, तो अगर हमने इसके साथ कौन सा थीटा, ये अगर थीटा होता तो टी का कॉस थीटा लेना पड़ता, सोचो, टी का कॉस थीटा, टी का कॉस थीटा, तो इसका भी कॉस कंपोनेंट आता। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये अलग से ही बड़ा फिगर बना के बता देता हूं, यहां वो वहीं हौच पौच हो रहा है। चलो पहली बात तो समझ में आ गई, दूसरा मैं अलग से ही ले लेता हूं, छोड़ो, क्योंकि वो काफी क्रूशियल था। पहला आया कि फ्लैट सरफेस होगी तो क्या होगा, सिंपली फोर्स का क्वेश्चन है, प्रेशर डिफरेंस आना नहीं है कहीं, फोर्स सीधे एमजी को बैलेंस कर दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पहला डिस्कशन था फ्लैट सरफेस के लिए। फ्लैट सरफेस में वैसे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने इसमें सोप मेम्ब्रेन बना रखी है, ये मेम्ब्रेन बना दी, इसमें अगर हमने एक धागा डाल दिया इसके अंदर, एक सोप मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर बिल्कुल पतला सा धागा ऐसा क्लोज लूप उठा के पटक दी, तो इस पर ऐसे ही चिपकी रहेगी। अब अगर मैं इसमें यहां होल कर दूं, एक सुई ले जाके इसमें चुभा दूं, तो मेम्ब्रेन टूट जाएगी, तो क्या होगा, क्या होगा बता सकते हो, बीच वाली मेम्ब्रेन हो जाए, प्रैक्टिकली सोचो समझ में आएगा कि यहां की मेम्ब्रेन हो गई खत्म बीच की, लेकिन सराउंडिंग मेम्ब्रेन अब भी जिंदा है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्योंकि मेम्ब्रेन हमेशा पुल करेगी। यहां क्या हो रहा था कि जो फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा था उसमें ये कट रहे थे, आ गया समझ में। तो अगर हमने निडल से यहां होल कर दिया तो ये ऐसे बन जाएगा, और इसका क्या होगा, इट विल रिड्यूस टू अ सर्कल। क्लियर, ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इस पे फोर्सेस ऐसे आ रहे हैं, और इस थ्रेड पे एक टेंशन आएगी, टेंशन इन थ्रेड, और शायद याद होगा एफ रेडियल अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। एफ रेडियल कुछ और नहीं, टी इंटू 2 पाई आर है, और बेहतर है मैं 2 कर लूं, 2t समझ में आया क्यों, क्योंकि एक लेयर हमारी तरफ है, एक लेयर पीछे, क्योंकि अगर सोप बबल है, ये एफ रेडियल 2t इंटू 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, ये थ्रेड में टेंशन आएगी। लेकिन अगर इसी में हमने होल ऊपर कर दिया होता, तो यहां होल कर दिया होता, तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनता, ये, और सिंपली इट विल रिड्यूस टू अ ड्रॉप। सोचो, क्योंकि ऐसे लग रहा है कोई रोकने वाला है नहीं, तो ये ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफी एक कॉमन प्रैक्टिकल है, ये सरफेस टेंशन को समझाने के लिए। ठीक है, कि एक मेम्ब्रेन ऐसे बनाते हैं, बीच में एक धागा पटक देते हैं, फिर एक बार अंदर होल करते हैं, एक बार बाहर होल करते हैं। तो अंदर होल करते हैं तो ये धागा भी खिंचा हुआ रहता है इस तरीके से, बाहर ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे इसके वीडियोस। ठीक, तो ये तो हम समझे फ्लैट सरफेस का, इसको छापने की जरूरत नहीं वैसे मेरे ख्याल से। कर्व्ड सरफेस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ड्रॉप और बबल। तो देखिए
ये अगर वाटर ड्रॉप है तो यहां प्रेशर पी नॉट है। एक बार मैं ये बबल ले रहा हूं, ये बबल है, एयर बबल या सोप बबल बेहतर है। ये P1, ये P नॉट, ये P। चलो, तो यहां प्रेशर कितना आएगा? तो कितनी मेम्ब्रेन है वाटर ड्रॉप में? लिक्विड और एयर इंटरफेस एक ही बार आया, तो एक बार आया तो इसका प्रेशर आ गया 2T/R। लेकिन जरा यहां देखिए, यहां प्रेशर कितना आएगा? P नॉट प्लस। अब एयर अंदर, एयर बाहर, तो एक इंटरफेस ही है, एक इंटरफेस ही है, तो कितना आएगा? 4T/R। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? किस तरफ प्रेशर ज्यादा है? जहां कॉनकेव साइड है। तो इस पर से मैं 3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हाइट h, रेडियस इसकी स्मॉल r, ये प्रेशर P नॉट, प्रेशर इनसाइड एयर बबल, ये डेंसिटी। तो अंदर एक एयर बबल आ गया है, उस एयर बबल पे अंदर प्रेशर कितना होगा? क्वेश्चन 2 काफी कॉमन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक एयर बबल ये था, एक बबल ये था, ये रेडियस r, ये रेडियस 2r, ये बबल था। नाउ कॉर्क इज ओपन। किस तरफ से किस तरफ एयर फ्लो करेगी? एंड थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। आपने कभी देखा होगा सोप बबल अगर दो चिपक जाएं तो क्या होता है? एक बड़ा सोप बबल और एक छोटा सोप बबल अगर आपस में चिपक जाए तो आपने देखा होगा कि इस तरह का इंटरफेस बन जाता है। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, ये बबल है, ठीक है, सोप बबल है, और दो सोप बबल मिक्स हो गए। तो अब आपको बताना है कि बीच वाला जो बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा या इस तरफ मुड़ेगा या इस तरफ मुड़ेगा। और वो घर पे बना के वेरीफाई कर सकते हो, जो हम आंसर निकालेंगे वो पूरा वेरीफाई होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना इन तीन में से कौन सा होगा और उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस, तो जो इंटरफेस बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। सेकंड क्वेश्चन में सिंपली क्या है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो किस तरफ से किस तरफ हवा फ्लो करेगी। दो बलून हैं, दोनों बलून को पतली पाइप से कनेक्ट कर दिया है, और तीसरे में सिंपली ये ऐसा सोप बबल्स हैं ये, है ना। सोचो फिर आंसर। पहले का आंसर तो बहुत ही आसान, P नॉट प्लस H रो जी, ये तो बाहर का है, और अंदर आएंगे तो 2T/R बढ़ जाएगा, 4T/R नहीं। भले ही बबल है लेकिन ये एयर में बबल नहीं बना है, ये तो लिक्विड में बबल है, तो सरफेस एक ही है। सोप बबल में दो सरफेस होती हैं, एयर बबल ये इस वाले में तो एक ही है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन 2 में बहुत ही अमेजिंग है ये कि जो ही हम इसको खोलेंगे लगता है ऐसा है कि ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा, और इसका प्रेशर है 2T/R, इसका 2T/2R, एक्चुअली 4T/R। ठीक है, P नॉट प्लस, और ज्यादा प्रेशर इस तरफ है तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा, तो ये और छोटा होता जाएगा, ये और बड़ा होता जाएगा, और ये फाइनली ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में इंटरफेस में कहां प्रेशर ज्यादा है, इसका P नॉट, तो इसका P नॉट प्लस 4T/R, इसका P नॉट प्लस 4T/R, लेकिन इसका प्रेशर इज मोर देन दिस वन, तो ज्यादा प्रेशर की तरफ कॉनकेव सरफेस होगी, तो ये पहले तो बनेगा कुछ ऐसा, और ये कुछ बनेगी रेडियस ऐसी, और इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस, इसका 2T/R है, 4T/R। सोचिए, एक ऐसा बना, एक ऐसा बना, ये ऐसा बना, तो इसकी रेडियस, तो यहां पर प्रेशर P1, यहां P2,
तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T बाय आर डैश। आर डैश क्या है? इस तीसरे वाले की रेडियस। और P1 कितना है? P नॉट प्लस 4T बाय आर। P2 कितना है? P नॉट प्लस 4T बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 4T बाय आर डैश। तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर डैश। ये आंसर कि कॉनकेव सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना है? 4T बाय आर डैश। आर डैश क्या है? उसकी रेडियस ऑफ मेनिस्कस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब अगर ये दोनों बैलून या दोनों बबल्स बराबर साइज के होते तो ये स्ट्रेट लाइन होती बीच में। ठीक है, तो शेप कुछ इस तरह होगा। ठीक है, मैं वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो में आपको ये शेप दिखेगा। चलो, तो लास्ट डिस्कशन हमारा कैपिलरी एक्शन है, और कैपिलरी एक्शन भी काफी हद तक कॉमन सेंस ही है। दिखाता हूं, पहले देखिए, इसको मैं हाथ पे ले लेता हूं। ये हाथ पे ये ड्रॉप देखिएगा, ये देखिए ड्रॉप अब भी लटकी हुई है, पानी उस पर इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। और अगर हम इसी समय इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा कि ड्रॉप हमारी ऐसे लटकी हुई थी, तो इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? क्योंकि मेरे हाथ से ये चिपका हुआ था, और अगर ये एंगल थीटा है तो इक्वेशन क्या है? T cos थीटा इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आई? इक्वल टू इसका mg। आज समय के साथ पानी और इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, तो वेट बढ़ता जाएगा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ये कमजोर पड़ जाएगा, तो ड्रॉप नीचे गिर जाएगी। जो नल की टोंटी में होता है, धीमे धीमे पानी इकट्ठा होता है, फिर टप टप करके गिरता है, ये वही है। क्लियर? तो पहला तो ये आया। दूसरा, ये काफी इंटरेस्टिंग, अगर आपको ये दिख जाए तो, ये चौक है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ले रहा हूं, ये पानी, अब मैं इस चौक को डुबा रहा हूं, लेकिन चौक अगर आपको दिख रही है तो जितना पानी है उससे ऊपर डूबी हुई है, गीली ज्यादा हो गई है। देखिए पानी का लेवल अपने आप चौक पे ऊपर आ रहा है, ये पास से देख सकते हैं। देखो वाटर यहां तक चला गया और ये अभी भी और ऊपर जा रहा है। ये कैपिलरी एक्शन है कि पानी हवा ऊपर की तरफ चल रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, बिल्कुल यही होता है दिए में, क्योंकि दिए में हम यहां पे ऑयल रखते हैं, यहां हमने आग लगाई, ऑयल तो इतने नीचे है, तो ये ऑयल ऊपर तक जा कैसे रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। सिमिलरली प्लांट के जो रूट्स हैं, रूट्स काफी नीचे से पानी निकाल लेते हैं रूट्स, और वजह यह है कि ये प्लांट है, इसकी रूट सिर्फ यहां तक गई है, पानी यहां है, तो ये यहां से मिट्टी के थ्रू, पोरस मिट्टी होती है, तो ये पानी अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, यही कैपिलरी एक्शन है। ठीक, हाँ, तो कैपिलरी एक्शन में सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही आसान सा, कि ये एक ट्यूब है, ट्यूब में हमने पानी भरा, ठीक है, ये पानी भरा, तो ये जो मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन एक्चुअली फ्लैट नहीं होती, ये मेम्ब्रेन कर्व्ड हो जाती है। कर्व्ड की वजह समझ में आ जाएगी, अगर इसका एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ वाटर। एडहेसिव कोहेसिव समझते हो? मतलब ट्यूब का पानी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी का पानी को अट्रैक्ट करने की, तो ये पानी को अपनी तरफ चिपकाने की कोशिश करेगा। और अगर मैंने यहां ऐसा शेप बनते हुए देखा, तो यहां F एडहेसिव ऑफ ट्यूब इज लेस देन F कोहेसिव, तो इसको हम कहते हैं लिक्विड वेट्स द सरफेस, इसको कहते हैं लिक्विड डजंट वेट। और बात बिल्कुल कॉमन सेंस है, वेट और डजंट वेट। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी इसमें लिक्विड भरा और लिक्विड को खाली कर दिया, तो पूरा का पूरा लिक्विड खाली हो जाएगा बिना अपना कोई ट्रेस छोड़े, क्योंकि जब लिक्विड इससे बाहर निकलेगा तो इसके चिपकाने की टेंडेंसी है नहीं, लिक्विड के आपस के चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा है।
तो ये पूरा का पूरा लिक्विड बाहर निकल जाएगा बिना कोई इससे कांटेक्ट बनाए, क्योंकि ये उसको चिपका के नहीं रख पाएगा ना, लिक्विड खींच लेगा। लेकिन यहां चूंकि इसका फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसमें पानी भर के आप खाली कर भी दोगे तो भी कुछ पानी की लास्ट लेयर इससे चिपकी रहेगी, क्योंकि इसका एडहेसिव फोर्स ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए अगर आप किसी डिब्बे में मरकरी भरते हैं और मरकरी खाली कर देते हैं तो बिल्कुल सूखा हुआ लगता है, ऐसे जैसे इसमें कुछ भरा ही नहीं था। लेकिन आप पानी भर के खाली करते हैं तो समझ में आ जाता है गीला है। तो गीला क्यों है? क्योंकि वो उसने पानी को चिपका लिया, और चूंकि ये चिपका रहा है तो ये इसको ऐसे मोड़ दे रहा है, और यहां पानी या जो भी लिक्विड है उसके खुद के अट्रैक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऐसे हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये थीटा, इसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ये है। तो एक जगह एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, ये थीटा, एक ही बात है, दोनों थीटा बराबर है। तो ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा एक्यूट है। यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ऑब्ट्यूज है। इसका एग्जाम्पल है वाटर ग्लास, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री हम ले लेते हैं, 8 डिग्री के करीबन होता है, जिसको हम 0 डिग्री एज्यूम करेंगे। इसका एग्जाम्पल है मरकरी ग्लास, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 135 डिग्री या 140 डिग्री के आसपास है, ऑब्ट्यूज है। और यही वजह है, इसी में आप समझिए कि अगर मैंने जमीन पे एक वाटर की ड्रॉप डाली और एक मरकरी की ड्रॉप डाली, ग्लास पे ही डालते हैं चलो, तो होगा क्या? दोनों स्फीयर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ग्लास इसको ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये ड्रॉप फैल जाएगी। सोचो, वाटर की ड्रॉप ऐसी फैल जाएगी, लेकिन इसके खुद के अट्रैक्शन की टेंडेंसी, ये फैलेगी लेकिन उतनी नहीं, ये रफली स्फेरिकल अब भी बनी रहेगी, क्योंकि इसका कोहेशन के फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसके ड्रॉप में बने रहने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, इसीलिए लिक्विड फैल जाता है। मतलब पानी, वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, पानी फैल जाएगा, मरकरी नहीं फैलेगी। ठीक, और बस इसी से कैपिलरी एक्शन निकलने वाला है यहां से। अब जरा सोचिए, पहले वाले पार्ट में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, तो ट्यूब ने लिक्विड पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, मेम्ब्रेन ऐसी है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो मेम्ब्रेन ऐसी है, तो मेम्ब्रेन ने ट्यूब पे नीचे लगाया। सोचो, मेम्ब्रेन ने ट्यूब पे नीचे लगाया, तो ट्यूब ने मेम्ब्रेन पे ऊपर लगाया। यहां मेम्ब्रेन ने ट्यूब को ऊपर खींचा, तो ट्यूब ने मेम्ब्रेन को नीचे खींचा, तो ये फोर्स है। और अब अगर हमें असेंट निकालना है कि हाइट कितनी बढ़ेगी, तो बिल्कुल ही आसान सा फॉर्मूला निकलने वाला है, ये ऐसा है। तो जरा सोचिए, अगर ये फोर्स ऊपर लगा रहा है टी, ये थीटा, ये थीटा, ये रेडियस स्मॉल आर, तो इतने वेट को, ये एक्स्ट्रा वेट बैलेंस हो गया, इस वेट को किसने बैलेंस किया होगा? इस वेट को, ये टेंशन नहीं तो बैलेंस किया होगा। तो T इंटू 2 पाई आर का कॉस थीटा, T इंटू 2 पाई आर, T क्या है? पर यूनिट लेंथ, 2 पाई आर मल्टीप्लाई करो टोटल, लेकिन कॉस कंपोनेंट जुड़ेगा, और यही हमारा इस पाई आर स्क्वायर एच रो जी, ये समझ में आया? वही इस वेट को बैलेंस कर रहा है। तो यहां से एक आर तो कट गया, तो हाइट एच आया, पाई से पाई कटे, 2t कॉस थीटा आर रो जी, दिस इज हाइट ऑफ असेंट। और वहां पे ये अपने आप हाइट ऑफ डिसेंट बन जाएगा। क्यों?
क्योंकि cos थीटा वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कर्वेचर की वजह से ऊपर उठ गया है। तो इसमें मैटर क्या कर रहा है, अगर ग्लास की बात करें तो cos थीटा तो 1 हो गया, टेंशन कांस्टेंट है वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, हमारे हाथ में बदलना सिर्फ रेडियस है। तो रेडियस जितनी छोटी उतना ज्यादा ऊपर उठेगा। इसीलिए प्रैक्टिकली ठीक ठाक हाइट लेने के लिए रेडियस हमें काफी कम चाहिए। याद करिए टेंशन कितनी आई थी हमारी, सरफेस टेंशन 70 डाइन पर सेंटीमीटर थी, 7 × 10⁻²। cos थीटा 1 भी मान लो, डेंसिटी 10⁻³ ग्रेविटी 10। अब रेडियस, तो हाइट अगर आपको सेंटीमीटर के ऑर्डर की भी चाहिए तो भी आपको रेडियस काफी छोटी चाहिए, मिलीमीटर के ऑर्डर की। तो अगर रेडियस मिलीमीटर के ऑर्डर की हुई तो देखो सेंटीमीटर का आंसर आएगा 1.4 सेंटीमीटर आएगा। इसीलिए इफेक्ट कब आता है, जब रेडियस काफी पतली होती है, मतलब कैपिलरी ट्यूब बिल्कुल पतली ट्यूब होगी। और यहां जो हमने दिए की बात की थी कि दिए में ऑयल ऊपर जा रहा था, उसमें क्या था, एक फाइबर थे, इस तरह से फाइबर के लेयर है कॉटन की, और ये लेयर मिलके बीच में पतला पतला वॉइड बना दे रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक ट्यूब की तरह काम कर रहा है, उस ट्यूब में से उठ के ऊपर चला जा रहा है। क्लियर? यही चौक में हुआ था। चौक पोरस है, पोरस मतलब ये जो हॉलो पार्ट है वो आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए वो अपने आप पानी ऊपर चल रहा है। और फॉर्मूला क्या आया, 2t cos थीटा अपॉन r rho g। ठीक है, और मैं रिकमेंड नहीं करता ये फॉर्मूला याद रखिए, आप याद क्या रखिए, ऊपर कौन खींच रहा है। तो t cos थीटा इंटू 2π और ऊपर खींच रहा है h rho g ये है, तो ये दोनों आपस में कट गए, काम हो गया। ठीक है, हालांकि एक समझना जरूरी नहीं, लेकिन समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छा है कि हम इसी पूरे क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते थे। जरा समझिए, इसका प्रेशर P0 है, तो इसका प्रेशर P0 से कुछ कम होगा क्योंकि कॉनकेव साइड ज्यादा होता है, तो इसका P0 माइनस 2t/r, इतना प्रेशर कम होगा। और हाइट h अगर हम नीचे गए तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना हो गया, P0 माइनस 2t/r प्लस h rho g, और ये इसके बराबर होना चाहिए। मतलब जो ये लॉस इन प्रेशर हुआ है वही इसको ऊपर उठा रहा है h rho g, लेकिन आंसर हमारा आया 2t/r h rho g। क्लियर? लेकिन वहां आंसर है 2t/r h rho g इंटू cos थीटा है, 2t/r cos थीटा ऊपर, ये हमारा फॉर्मूला बना। और शायद ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये r कौन सा r है, ये जो इसका मेनिस्कस पूरा बनता उसका r आता, और ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये थीटा है, तो कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r बाय cos थीटा है। आ गया वही फॉर्मूला। तो या तो आप समझिए कि एक सडन प्रेशर डिफरेंस हुआ है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाइट आ गई। ये ज्यादा आसान है, हालांकि कि फोर्स देख लो, T इंटू 2πr इंटू cos थीटा ऊपर है, इस वजह से h rho g है, ये हाइट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन सीधे सीधे इस फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं कि थीटा वीटा के रेशो दिए होते हैं, हाइट का रेशो पूछा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कर लोगे। असेंट कब होगा, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होगा, डिसेंट कब होगा, ऑब्ट्यूज होगा, और किस पे डिपेंडेंसी है ये। तो ये लास्ट पार्ट था कैपिलरी एक्शन इसका सरफेस टेंशन का। ठीक है, अब मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं और खत्म करता हूं इसको। चलो 4 क्वेश्चन है। पहले में रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एंड वाटर इज 7.5:1। देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ ग्लास, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है 135 और 0। वाटर राइजेस इन ट्यूब ऑफ रेडियस r1 अप टू हाइट h एंड मर्क्यूरी फॉल्स बाय हाइट h/3 इन ट्यूब ऑफ रेडियस r2। r1 और r2 का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर राइज, अमाउंट ऑफ वाटर, हाइट नहीं वॉल्यूम, इन 2 ट्यूब्स ऑफ रेडियस r एंड 2r। ठीक है, मतलब कैपिलरी ट्यूब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सोप बबल का डायमीटर गिवन है एयर में, यू हैव टू फाइंड एक्सेस प्रेशर, सरफेस टेंशन गिवन है। क्वेश्चन 4 में एक मैनोमीटर की ट्यूब है, अंदर एयर है,
वैसे दोनों तरफ लेवल सेम होना चाहिए था, लेकिन लेवल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। तो आपको निकालना है फाइंड द डिफरेंस इन हाइट सरफेस टेंशन, ये है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है। ठीक है, वाटर के लिए है ना। करो, चलो सॉल्यूशन देख लो। पहले का आंसर कितना आया? H इज इक्वल टू 2t1 cos थीटा बाय r1 रो 1 g। h बाय 3 इज इक्वल टू 2t2 cos थीटा 2 r2 रो 2 g। मॉड लेना है वैसे तो पहले का आया 2t, पहला वाटर ले रहा हूं तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, r1 डेंसिटी 1, g की वैल्यू g। 2t2 टेंशन 7.5 इंटू कॉस थीटा 1/√2 अपॉन r2 रो 2 13.6 इंटू g। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दें तो 2 बाय r1 इज इक्वल टू 2 इंटू 7.5 इंटू 1/√2 इंटू 3 बाय r2 इंटू 13.6। 2 कट गया, r1 बाय r2 चाहिए तो r1 बाय r2 13.6 बाय 7.5 इंटू 3 इंटू √2। ये आंसर है पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 में अमाउंट ऑफ वाटर कितना गया, तो समझिए एक की हाइट, एक की रेडियस स्मॉल r है, एक की रेडियस 2r है। तो यहां पे हाइट अगर h जाएगी तो यहां हाइट h/2 ही जाएगी, बाकी सब चीजें तो सेम है। लेकिन वॉल्यूम जब निकालोगे तो इसका वॉल्यूम आएगा पाई r² h, इसका वॉल्यूम आएगा पाई 2r का होल स्क्वायर h/2, और ये वॉल्यूम 2v1 है। तो मास आया 1:2। क्लियर? उसमें हाइट आधी थी लेकिन उसकी रेडियस भी डबल थी। हाइट पूछी होती तो हाफ होता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, सोप बबल ऑफ डायमीटर ये तो 4t/r, यही डेल्टा पी है। 4 इंटू सरफेस टेंशन 30, डाइन 10⁻⁵ 10⁻², बाय रेडियस 4 इंटू 10⁻3, 30 पास्कल। यही आया। क्वेश्चन नंबर 4 में जिसकी रेडियस कम है उसकी हाइट ज्यादा होगी, तो ये हाइट ज्यादा होगी और एक्चुअली ये h है तो ये h/2 होगी। तो h माइनस h/2, ये डेल्टा h है तो ये h/2 बना, और h कितना है 2t cos थीटा बाय r रो g का 1/2, क्योंकि h हमने इसके लिए लिखा था। तो 1/2, 2, t कितना है 7.5, cos थीटा कितना है 1, रेडियस कितनी है 0.5 इंटू 10⁻3, 10⁻3, ग्रेविटी 10, कटा 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 सब कटा, 1.5। इतना बड़ा, एक मिनट, 10⁻2 भूल गया, हाँ, इंटू 10⁻2, तो 1.5 सेंटीमीटर, ये डिफरेंस है। क्लियर? तो हमने इसकी हाइट निकाली, इसकी हाइट निकाली, दोनों घटा दी, तो ये डेल्टा एच आ गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई इसके लिए प्रैक्टिस शीट नहीं है, इनफ है जितनी मैंने प्रैक्टिस कराई है, काम चल जाएगा इससे।